रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 13। 12 बजे बज जाते हैं। वंश 1 घंटे से वहां पर इंतजार कर रहा है पर वह पीली जैकेट वाला आदमी आया नहीं। रघु भैया, हो सकता है कि उन्हें हमारे यहाँ पर आने का पहले से ही पता चल गया हो तो वह आदमी आए ही ना। वंश, ऐसा नहीं हो सकता। वंश और रघु बात कर ही रहे थे कि वहां पर एक लंबी सी गाड़ी काली कलर की आकर रुकती है और उस काली कलर की गाड़ी में से एक पीले कलर का कोट पहनकर आदमी बाहर आता है। वंश और सबकी नजर उस पीले कलर की जैकेट वाले इंसान पर होती है और वो आदमी क्लब के बाहर खड़ा होकर क्लब के बोर्ड को देखकर स्माइल करता है। आदमी आखिर आ ही गए 7 समंदर पार में। पीली जैकेट वाला आदमी आ चुका था। वंश उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पीली जैकेट वाले आदमी की तरफ बढ़ता चला जाता है। बंजारस पीली जैकेट वाले आदमी के बीच थोड़ा ही फासला था। पीली जैकेट वाला आदमी क्लब की तरफ मुंह करके खड़ा था, जिस वजह से उस आदमी का चेहरा बंद देख नहीं पाता और वो आदमी अंदर चला जाता है। उस आदमी के पीछे पीछे वंश भी क्लब के अंदर चला जाता। वंश के पीछे पीछे रघु और वंश के कुछ 10-12 आदमी क्लब के अंदर चले जाते हैं। सारे लोग क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं। वंश जैसे ही अंदर पहुंचता है तो उसे अंदर का नजारा बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि क्लब अंदर बिल्कुल शीश महल की तरह है। क्लब अंदर से बहुत बड़ा है। उस क्लब में हर जगह सिर्फ कांच ही कांच है। क्लब में आदमी तो बहुत सारे हैं पर उन आदमियों के साथ साथ लड़कियों का मिला है। वहां पर अपनी अपनी पसंद की लड़कियां लोग सेलेक्ट करके उनके साथ अपने रातें रंगीन भी किया करते हैं। ये 7 समुंदर क्लब की खास बात है कि जिसे जो लड़की चाहिए वो उसे अपने हिसाब से देख कर ले सकता है, क्योंकि वो सारी लड़कियां उनके सामने ही डांस करती रहती हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस क्लब में लड़कियां आदमियों को रिझाने के लिए अपने कपड़े भी उतारा करती हैं और इसी वजह से इस क्लब में आदमियों की भीड़ लगी रहती है। क्लब में लड़कियां पोल डांस करती हैं और पोल डांस करते करते अपने सारे कपड़े उतार कर आदमियों के सामने नेकेड डांस करती हैं। इस क्लब में बड़े बड़ लोग आया करते हैं अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए। पूरे रोहतक में या फिर आसपास के शहरों में भी ऐसा तब कहीं नहीं था, इसीलिए दूर दूर से लोग इस क्लब में आते हैं और इस क्लब के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। क्लब के ऊपरी हिस्से के 50 सालों में होटल रूम बनाए गए, जिससे होटल की काफी कमाई होती है। वंश उस क्लब में पीली जैकेट वाले आदमी को ढूंढ रहा था। उस क्लब में इतने सारे लोगों में से पीली जैकेट वाले आदमी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वंश ने सबको अलग अलग जगह पीली जैकेट वाले आदमी को ढूंढने के लिए भेजा और कुछ लोगों को होटल के रूम में भी चेक करने को भेजा। थोड़ी देर उस आदमी को ढूंढने के बाद वंश की नजर एक पीली जैकेट वाले आदमी पर पड़ती है। वह पीली जैकेट वाला आदमी एक लड़की को कोने में पकड़कर खड़ा हुआ था। वो उस लड़की की ब्रा को उतार कर उसके निपल्स को अपने मुंह से सक कर रहा था। वंश उस आदमी को पीछे से अपनी तरफ खींचता है और अपने हाथों से दबोचकर क्लब के बाहर घसीटते हुआ लेकर जाता है। क्लब के बाहर ले जाकर बारिशों से आदमी को छोड़ देता है और उसके सर पर बंदूक रखकर पूछता है, वंश कहाँ है मेरी सिया। वह आदमी कुछ बोल पाए उससे पहले ही कहीं से बंदूक चलती है और उस आदमी के भेजे को आर पार करती हुई निकल जाती है। वह आदमी वंश के हाथों में ही मर जाता है। वंश के सारे आदमी आजू बाजू फैलकर उस आदमी को ढूंढने लगते हैं जिसने आदमी को मारा, पर उनके हाथ कुछ नहीं आता। वंश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता। वो गुस्से में अपना हाथ कांच में दे मारता। कांच में जोर से हाथ मारने की वजह से कांच तो फूट जाता है और वो कांच वंश के हाथ में जाकर लग जाता है। वंश का पूरे हाथ में खून ही खून हो जाता है। रघुवंश को कार में बैठता है और उसके हाथ में दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। रघु भैया, क्या कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भाभी को कैसे ढूंढेंगे? आपको अपने आप पर काबू रखना होगा भैया। वंश को इस वक्त कोई संभाल सकता है तो वह सिर्फ सिया है, पर वो इस वक्त वंश के पास नहीं है। रात काफी हो गई थी। रघु वंश को घर ले जाता। घर के सारे लोग पहले ही सो चुके थे, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिया के गुम हो जाने से, पर वंश के पापा प्रदीप और तन्मय अभी तक सिया के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग हॉल में बैठकर सिया और वंश का इंतजार कर रहे थे। प्रदीप वंश को आता है देख अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है। प्रदीप, वंश जी कहाँ है? मेरी बेटी है सिया। मिल गई ना आपको? मुझे पता ही था कि आप उससे घर लेकर आएंगे। प्रदीप की नजर वंश के हाथ पर लगी पट्टी पर पड़ती है। प्रदीप वंश को आता है देख अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है। प्रदीप, वंश जी कहाँ है? मेरी बेटी है सिया। मिल गई ना आपको? मुझे पता ही था कि आप उससे घर लेकर आएंगे। प्रदीप की नजर वंश के हाथ पर लगी पट्टी पर पड़ती है। प्रदीप, अरे आप कोई चोट कैसे आई? तन्मय वंश के पीछे देखता है तो उसे सिर्फ रघु दिखता है, पर सिया कहीं नहीं दिखती और वह समझ जाता है कि वंश को सियान नहीं मिली। तन्मय, पापा रात काफी हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए और रिमझिम भी घर में अकेली है।
प्रदीप हाँ हाँ बेटा चलेगे ना घर, पर मैं एक बार मेरी बेटी से मिल लूं तो तसल्ली हो जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। वंश नहीं मिली मुझे सिया, नहीं ढूंढ पाया मैं उस। प्रदीप देखता है कि बच्ची की हालत कैसी हो गई है तो वह कहता है, प्रदीप मुझे पता है बेटा आज नहीं तो कल तुम उसे ढूंढ ही लोगे, पर अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ और थोड़ा आराम करो और हम भी घर के लिए निकलते हैं, रिमझिम अकेली है। तन्मय और प्रदीप वंश के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं और घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते ही प्रदीप तन्मय के गले लगकर रोता है। प्रदीप पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, कैसे होगी वो, और उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तुम्हें पता है ना तन्मय कि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तन्मय अपने पापा को सहारा देकर घर ले आता है और उन्हें सुला देता हूँ। यहाँ पर वंश की नींद उड़ चुकी है क्योंकि उसे आदत सी हो गई थी सिया के साथ चिपक कर सोने की और उसे अपनी बाहों में भरने की। वंश को उस कमरे की हर एक चीज सिया की याद दिला रही थी। अपने बेड को देखकर वंश को सिया की याद आती है कि कैसे वह इस बेड पर सिया के साथ सोता था। वंश को टेबल पर पड़ी हुई सिया के गाउन मिलती है। वंश उसको अपने हाथों में समा लेता है और उसकी खुशबू को हो अपने अंदर समाता है। वंश सिया की गाउन को अपने बाहों में भर कर लेटा रहता है और ऐसे ही सो जाता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सिया कहाँ है। चली तो हम सिया की ओर बढ़ते हैं। सात समुंदर क्लब में, उस क्लब में एक आदमी था जिसे लड़कियों का बहुत शौक है। वह वहां पर 4-5 लड़कियों के साथ डांस कर रहा था और डांस करते करते लड़कियों को छू रहा था। उसके ग्रुप में सारे लोग बस एक ही नाम पुकार रहे थे और वह था अमर। अमर। पूरे क्लब में बस अमर का ही नाम गूंज रहा था और वह हर एक लड़की को छू छू कर देख रहा था। फिर अमर ने उन 4-5 लड़कियों में से किसी 2 लड़कियों को अपनी बाहों में भर लिया और उनके ब्रेस्ट को सबके सामने दबाने लगा। वो लड़कियां भी अपने ब्रेस्ट आगे कर करके अमर को रिझा रही थी और अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो अपनी उंगलियां कभी अमर की चेस्ट पर सहलाती तो कभी अमर के नीचे ले जाकर धीरे से दबाती। अमर सबके सामने एक लड़की को पकड़कर कोने में ले जाता है, उसके ब्रेस्ट को ब्रा में से बाहर निकाल कर अपनी उंगलियों से दबाता और खींचता है। सारे लोगों की नजर बस अमर पर ही थी कि वह अब क्या करेगा, क्योंकि अमर का अंदाज कुछ अलग था लड़कियों के साथ से तारांकन करने का। वह लड़की का ब्रेस्ट बाहर निकाल कर उसे अपने हाथों से जोर जोर से हिलाता है, जिस वजह से लड़की के अंदर और भी आग लग जाती है। अमर लड़की के ब्रेस्ट को छोड़ देता है और उसके स्कर्ट के नीचे हाथ डालकर उसकी पैंटी निकालकर अपने हाथों में घूम आता है और दूर फेंक देता है। उसके बाद उसके स्कर्ट की तरफ जाकर अपना मुंह स्कर्ट के अंदर ले जाता है और सारे लोगों के सामने नीचे चाटने लगता है। अमर वापस ऊपर आकर उसके बाहर निकले हुए ब्रेस्ट को अपने हाथ से इतनी जोर से दबाता है कि उस लड़की की चीख निकल जाती है और वो अमर की बाहों में गिर जाती है। अमर अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेता है और उस लड़की के दोनों चेस्ट पर डाल देता है। उसके बाद उसके चेस्ट को पीने लगता है जैसे कि उनमें से वाइन निकल रही हो। अमर पूरा तरीके से तैयार हो गया था इंटीमेट होने के लिए और उसका खड़ा भी हो चुका था। अमर ने उस लड़की को गोद में उठाया और रूम की तरफ आगे बढ़ा। वह जैसे ही उस लड़की को रूम में लेकर जा रहा था तो उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है और लड़की को वापस नीचे रखकर बाहर चला जाता है। अमर बाहर जाता है तो उसे पार्किंग एरिया में एक आदमी गाड़ी की चाबी लेकर खड़ा हुआ मिलता है। 2 आदमी ये ले हम चाबी, क्योंकि चिड़िया उठ गई है। अमर की आंखों में चमक आ जाती है। चिड़िया उठ गई है ये सुनकर। अमर, क्या चिड़िया उठ गई है? मतलब अब मैं चिड़िया को अपने पिंजरे में ले जाकर कुछ भी कर सकता हूँ। डॉट डॉट आज रात तो मुझे मजा ही आ जाएगा, जो कि इस चिड़िया का मैच कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अमर गाड़ी के पीछे वाला गेट खोलता है और उसमें से अपना पीला जैकेट उठाता है। ये वही पीली जैकेट है जिसे वंश ने क्लब के बाहर पहने हुए एक आदमी को देखा था। और ये वही आदमी है जिसे वंश ढूंढ रहा था। अमर, क्या चिड़िया उठ गई है? मतलब अब मैं चिड़िया को अपने पिंजरे में ले जाकर कुछ भी कर सकता हूँ। डॉट डॉट आज रात तो मुझे मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इस चिड़िया का मैंने कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अमर गाड़ी के पीछे वाला गेट खोलता है और उसमें से अपना पीला जैकेट उठाता है। ये वही पीली जैकेट है जिसे वंश ने क्लब के बाहर पहने हुए एक आदमी को देखा था। और ये वही आदमी है जिसे वंश ढूंढ रहा था। अमर उस जैकेट को देखकर सोचता है, अगर मैं सही टाइम पर जैकेट नहीं उतरता तो वंश के हाथ में आज मैं होता उस आदमी की जगह और मेरा खेल सब बर्बाद हो जाता। अमर अपनी जैकेट पहनता है और गाड़ी की डिग्गी खोलता है। उस कार की डिग्गी में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उस लड़की के मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था। अमर अपने चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल लाता है और उस लड़की के हाथों को छूता है। अमर उस लड़की के मुंह पर से कपड़ा हटाता है और कहता है, अमर हाँ, ये कितनी मासूम है ये, और सोते वक्त और भी मासूम दिख रही हैं। वैसे सच कहता है सारा रोहतक की वंश की बीवी सिया काफी सुंदर है।
बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, सिया वंशदेव ठाकुर, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि सच में तुम बहुत सुंदर हो। जैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरीके से किडनैप करने का, और क्या करे जब से तुम्हें देखा है तब से बस अपने आप को संभाल नहीं पाया, इसलिए मुझे तुम्हारा किडनैप करना पड़ा। जाने मन, तुम चिंता मत करना क्योंकि मैं भी तुम्हें तुम्हारे पति जितना ही खुश रखूंगा। आपका चेहरा मिलने का कुछ तो फायदा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आमिर कार की डिग्गी लगा देता है और गाड़ी में बैठकर क्लब से घर के लिए निकल जाता है। अमर सिया को घर लेकर जाता है और उसे डिग्गी में से निकाल कर हॉल में जो सोफा है उस पर लेटा देता, क्योंकि हमारे को हॉल में रहने की आदत है। सिया सोते वक्त स्लीपिंग ब्यूटी देख रही थी। उसकी खूबसूरती अमर की आंखों को बार बार चकाचौंध कर रही थी। फॉर्मा उसके साथ सोने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अमर सिया को हिलाता है पर सिया होश में नहीं आती। अमर, अरे यार ये तो होश में ही नहीं आ रही है, और बेहोशी में वो मजा कहाँ है जो होश में करने में आता है। अब इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। चल अमर, रात काफी हो गई है, तू भी सो जा, सुबह जब उठेगी तो फुल एनर्जी के साथ करेंगे। अमर इतना कहकर सिया को सोफे पर से उठाता है और रूम में जाकर बैठकर आराम से सुला देता है और खुद वापस हॉल में आकर सोफे पर सो जाता है। दूसरी तरफ वंश सिया की याद करते करते सो जाता है। सुबह के 7 बजे बज जाते हैं और वंश हड़बड़ा कर उठता है क्योंकि उसने एक सपना देखा और उस सपने की वजह से ही वह हड़बड़ा कर उठता है। वंश, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होगा तो मैं पूरे शहर में आग लगवा दूंगा और उस इंसान को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जो उसने कभी सोची ना हो। वंश अपना फोन उठाता है और रघु को अपने कमरे में बुलाता है। वंश, रखो, तुम अपने सारे आदमियों को तैयार करो और डीएसपी से भी बात करो। मुझे आज की आज मेरी सिया वापस चाहिए। तुम गाड़ी चालू करो, मैं पास अभी आता हूँ। रघुवीर ना सुनकर अपना काम करने चला जाता है और बैलेंस फटाफट नहाकर अपने कपड़े पहनकर सिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वंश बिना कुछ खाए सिया को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वंश पहले उस क्लब में जा रहा है जिस क्लब में कल रात वह पीली जैकेट वाला आदमी को ढूंढने गया था, क्योंकि वंश को उस गाड़ी का नंबर चाहिए था जिस गाड़ी से वो पीली जैकेट वाला आदमी क्लब में आया था, और ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से पता चल सकता है। वंश उस क्लब में पहुंचाता है। वह जैसे ही कार से बाहर आता है तो उसके पैर के नीचे कुछ उसे चुभता है। वो अपना पैर हटाकर देखता है तो नीचे एक ईयरिंग पड़ा हुआ था। वंश उस ईयरिंग देखकर समझ जाता है कि ये ईयरिंग सिया का है, क्योंकि ये ईयरिंग्स वंश ने ही सिया को गिफ्ट किए थे, और अब उसे विश्वास हो जाता है कि इस क्लब से उसे कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा सिया के खिलाफ। वंश का एक आदमी पहले ही क्लब में आकर सीसीटीवी रूम में सारी फुटेज देख रहा था। वो वंश को फोन करके सीसीटीवी रूम में बुलाता है और रात की बस उसी फुटेज को दिखाता है जिसमें वो पीली जैकेट वाला आदमी जिंदा था और वो कार की डिग्गी में किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहा था। वंश उस क्लब में पहुंचाता है। वह जैसे ही कार से बाहर आता है तो उसके पैर के नीचे कुछ उसे चुभता है। वो अपना पैर हटाकर देखता है तो नीचे एक ईयरिंग पड़ा हुआ था। वंश उस ईयरिंग देखकर समझ जाता है कि ये ईयरिंग सिया का है, क्योंकि ये ईयरिंग्स वंश ने ही सिया को गिफ्ट किए थे, और अब उसे विश्वास हो जाता है कि इस क्लब से उसे कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा सिया के खिलाफ। वंश का एक आदमी पहले ही क्लब में आकर सीसीटीवी रूम में सारी फुटेज देख रहा था। वो वंश को फोन करके सीसीटीवी रूम में बुलाता है और रात की बस उसी फुटेज को दिखाता है जिसमें वो पीली जैकेट वाला आदमी जिंदा था और वो कार की डिग्गी में किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहा था। वंश उस कार को देखता है तो उसे ये कार कुछ जानी पहचानी सी दिख रही थी। उस कार का रंग और कार का नंबर सब कुछ वंश को जाना पहचाना लग रहा था। वंश अपने दिमाग पर जोर देता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसने ये काली कलर की गाड़ी कहाँ देखी है और यह नंबर किस गाड़ी का है। कोशिश करने के बाद वंश को अचानक से बंगलो नंबर 19 आंखों के सामने दिखता है। वंश, वह कार तो मेरी ही है और यह गाड़ी बंगलो नंबर 17 में खड़ी रहती है। मैं कैसे भूल सकता हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी तो मैंने अमर को दी थी। इसका मतलब किसी और का किडनैप करने वाला कोई और नहीं अमर है। वंश, रघु ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हमें बेंगलुरु नंबर 17 में जाना है। रघु जी भैया आप बाहर चलिए, ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर खड़ा है। बंगलुरु नंबर 17 के लिए वहां से निकल जाता है। वंश की गाड़ी बंगला नंबर 17 के बाहर आकर रुकती है। बस उतरकर बांग्ला नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे उसकी काली गाड़ी कहीं नहीं दिखती। जाकर बेल बजाता है। इतनी सुबह सुबह अचानक से बेल की आवाज सुनकर अमर की नींद खुल जाती है और वह हड़बड़ा कर उठता है। इतनी सुबह कौन है? अमर सोफी पर से उठता है और मेन डोर के पास जाकर गेट के हॉल में से देखता है तो बाहर वंश खड़ा हुआ था। अमर के पूरे शरीर में एक झटका सा आता है। अमर, वंश इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि इसकी पत्नी का किडनैप मैंने किया है?
नहीं नहीं अमर, ऐसा नहीं हो सकता, तूने बहुत होशियारी से काम किया है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है, तो फिर यह कैसे हो सकता है? अमर अपने आप से बात करता है, सबसे पहले मुझे सिया को छुपाना पड़ेगा। अमर सिया के रूम में जाता है और देखता है कि सिया अभी भी बेहोश है, तो वो सिया के मुंह पर कपड़ा बांध देता है और उसके हाथों में रस्सी। अगर सिया को होश भी आ गया तो वो आवाज ना कर पाए, इसीलिए उसके बाद अमर सिया को उस रूम में से गायब कर देता है और उसके बाद जाकर मेन गेट खोलता है। अमर मेन गेट खोलने के बाद ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वह अभी उठा है। अमर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उबासी लेते हुए, वंश आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, क्या कोई काम था? वंश तुम्हें भूल रहे हो हमारे कि मेरा ही घर है, तो यह सवाल तुम ना ही करो तो बेहतर है। एक बात बताओ, मेरी ब्लैक कलर की कार कहाँ है? बाहर कहीं दिख नहीं रही है वो। अमर वंश के सवाल को सुनकर हैरान हो जाता है, पर उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही था, इसलिए वह बिना टाइम गवाह वंश को जवाब देता है। अमर, हाँ भैया, वो आपकी काली कार, वो ना मैंने एक दोस्त को दी थी और उस दोस्त से वो कार गुम गई। अगर ये बात मैं आपको बताता तो आप तो मुझे जानते ही मार देते, इसीलिए डर के मारे मैंने आपसे बात छुपा ली। वंश और अमर दोनों जुड़वा भाई हैं। ये बात वंश को 6 साल पहले पता चली। वंश बड़ा है और अमर छोटा है, इसी वजह से वंश अमर को अपने साथ रोहतक में रखता है और कभी कभी वंश अमर को अपनी जगह भेज दिया करता था, क्योंकि अमर बिल्कुल वंश का जोड़ना है। वंश को अमर की बात कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी कार किसी से कैसे घूम सकती है। पर उसे अमर पर शक नहीं होता, क्योंकि अमर उसके साथ 5-6 सालों से है। वंश, मुझे उस दोस्त का एड्रेस दो। अमर अपने एक दोस्त का एड्रेस दे देता है। वह सोचता है कि जैसे ही वंश यहाँ से निकलेगा, मैं अपने दोस्त को फोन करके सब कुछ बता दूंगा, तो वह इस झूठ में अमर का साथ देगा। अमर अपने दोस्त का एड्रेस वंश को दे देता है और वंश घर से बाहर निकल जाता है। वंश जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलता है, अमर झट से डोर बंद कर देता है। वंश अमर के दोस्त का एड्रेस लेकर मेन डोर से निकलता ही है कि उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चुभती है। अमर अपने एक दोस्त का एड्रेस दे देता है। वह सोचता है कि जैसे ही वंश यहाँ से निकलेगा, मैं अपने दोस्त को फोन करके सब कुछ बता दूंगा, तो वह इस झूठ में अमर का साथ देगा। अमर अपने दोस्त का एड्रेस वंश को दे देता है और वंश घर से बाहर निकल जाता है। वंश जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलता है, अमर झट से डोर बंद कर देता है। वंश अमर के दोस्त का एड्रेस लेकर मेन डोर से निकलता ही है कि उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चुभती है। अचानक से क्या चुभा वंश की आंखों में, जिसे देखकर वह वहीं रुक गया। वंश उस रोशनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का सोचता है, पर वह रोशनी लगातार उसकी आंखों में चुभ रही थी। रघुवंश की आंखों में रोशनी चुभता हुआ देख लेता है और वह रोशनी की तरफ जाकर क्या चमक रहा है ये देखने के लिए जाता है। रघु उस चमकती हुई चीज को अपने हाथों में उठाकर वंश के पास लेकर आता है। रघु, ये कान का झुमका कब से आपकी आंखों में चुभ रहा था भैया? वंश कान के झुमके को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह कान का झुमका सिया का है। वंश, ये तो सिया का झुमका है। और वह अपनी पॉकेट से एक झुमका जो क्लब के बाहर मिला था वह निकालता है। दोनों झुमके एक जैसे हैं। ये झुमका इस घर में कैसे आया? क्योंकि सिया को ना ही इस घर के बारे में पता है और ना ही अमर के बारे में, तो फिर बस इतना कह के अमर के बारे में सोचने लगता है। वंश उस पीली जैकेट वाले आदमी के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उस आदमी की गर्दन पर ए लिखा हुआ था। वो वापस डोरबेल दबाता है, क्योंकि उसे अमर की गर्दन पर निशान देखना था। अगर अमर की गर्दन पर निशान हुआ, इसका मतलब सिया इसी घर में है। अमर वंश को घर से बाहर जाता हुआ देख सिया को देखने गया था, और जैसे ही वह सिया के हाथ पर खोलता ही है कि डोरबेल फिर से बजता है। अमर, यार आपको लगे इस ग्रुप घर में किसी को नहीं पता है कि मैं इस घर में रहता हूँ, फिर कौन होगा? अमर इतना कहते कहते एक गेट के पास पहुंचता है और भूल से बाहर का देखता है तो उसे वंश दिखता है। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर गेट खुलता है। अमर भैया, आप तो चले गए थे ना? वंश, अमर तुम जानते हो कि मेरा गुस्सा कितना बुरा है, इसलिए मैं तुमसे जो सवाल करूं तुम सीधा सीधा उसका जवाब दे देना। वंश सिया का झुमका अमर को दिखाते हुए, ये सिया का झुमका इस घर के बाहर क्या कर रहा है? अमर वंश का ये सवाल सुन के हकलाने लगता है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अमर, भाई भैया, वो पता नहीं भैया, ये झुमका बाहर गार्डन में कैसे आया? वंश, अमर मैंने तुमसे पूछा कि झुमका घर के बाहर क्या कर रहा था। मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं कि झुमका मुझे गार्डन में से मिला है, फिर तुम्हें कैसे पता? अमर वंश के मुंह से गार्डन वाली बात सुनकर घूमकर अपने आप से बात करने लगता है। घूमने की वजह से अमर की गर्दन वंश के सामने थी और वंश को एक का निशान दिख जाता है। वंश को अब पक्का हो गया था कि सिया अमर के पास इसी घर में है। वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी बंदूक निकाली और अमर के सर में लगा दी। अमर एकदम सीधा खड़ा हो गया था और उसने अपने हाथों को ऊपर किया और वंश की तरफ घुमा।
वंश के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्यों अमर ने सिया को किडनैप किया, वो उसका भाई है और उसकी भाभी को किडनैप करने का क्या मतलब है। वंश कहाँ है सिया, और क्यों किया तुमने ऐसा। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है अमर। मेरा मन कर रहा है इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो तुम्हारे भेजे में उतार दूं, पर तुम मेरे भाई हो, बस यही बात बीच में आ जाती है। पर अगर मेरी सिया को कुछ हुआ तुम्हें ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और तुम्हें मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। अमर वंश के बात सुनकर अपनी गर्दन टेढ़ी करता है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। अमर, वंश भैया आप भी ना कैसी बात कर देते हैं, मारने की धमकी आप किसे दे रहे हैं अमर को, जो पहले से ही एक जिंदा लाश है, तो आप मुझे क्या मारेंगे। बस मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को आपके पास ले आऊंगा। वह क्या है ना कि आज मेरी और सिया भाभी की सुहागरात है, बस एक बार उनके साथ सो जाऊं तो फिर मरने का भी गम नहीं होगा। वंश अमर के मुंह से सुहागरात वाली बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और अपनी बंदूक अमर के सर पर रखकर दबाने ही वाला था कि वहां पर सिया आ जाती है और वंश को बंदूक चलाने से रोक लेती है। वंश अमर के मुंह से सुहागरात वाली बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और अपनी बंदूक अमर के सर पर रखकर दबाने ही वाला था कि वहां पर सिया आ जाती है और वंश को बंदूक चलाने से रोक लेती है। वंश अमर के मुंह से सुहागरात वाली बात सुन के अपने सारे आदमियों को घर से बाहर इंतजार करने के लिए कहता। सारे लोग घर के बाहर अपनी अपनी बंदूक लेकर वंश का इंतजार कर रहे थे। अमर, हाँ भैया जी, काम तो आपने अच्छा किया, अब हुई ना बात बराबरी की, आप अकेले में अकेला। वंश की नजर सिया पर थी क्योंकि आप बहुत कमजोर दिख रही थी और वंश ने सिया को पूरे 2 दिन के बाद देखा था। अमर इस बात का फायदा उठाता और वंश के हाथ से बंदूक छीनकर सिया के पास जाकर उसके सर पर बंदूक रख देता है। वंश, अमर तुम्हें गलत कर रहे हो, छोड़ दो सिया को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वह तो तुम्हें जानती तक नहीं है। अमर, मैं मेरी सिया के सर पर बंदूक नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी सिया को तुमसे बचा रहा हूँ। सिया, इसकी बात मत सुनना, मैं हूँ वंश। अमर अपने आप को सिया के सामने वंश बता रहा था जिससे वह वंश को अमर समझे और अमर को वंश। सिया वंश और अमर को देख रही थी, उसे समझ नहीं आता कि एक जैसा कि दो इंसान एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। सिया सोचती है, इनमें से मेरे वंश कौन से हैं ये मैं कैसे समझूंगी। सिया बारी बारी से वंश और अमर दोनों को देख रही थी। वंश, अपने खडरूस को नहीं पहचानोगी। वंश की बात सुनकर तुरंत अमर भी सिया से कहता है। अमर, जाने मन अपने खडूस को नहीं पहचानोगी। सिया मार के मुंह से जाने मन सुनकर समझ जाती है क्योंकि वंश ने आज तक कभी भी सीखो जाने मन कहकर नहीं बुलाया। सिया अमर से कहती है, तुम मेरे वंशजी नहीं हो क्योंकि वंशजी कभी भी मुझे जाने मन नहीं बुलाते थे। अमर अपनी बंदूक सिया के सर पर रख कर कहता है, अगर मैं तुम्हारा वंश नहीं हूं तो क्या हुआ, शक तो मेरी पूरी वंश जैसे तुम, अगर तुम एक बार मेरे साथ सो जाओगी तो क्या हो जाएगा। वंश, अपनी जबान को लगाम तोमर, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और आज तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, तुम्हें पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, वह सब तुम्हें मिलेगा, पर सिया को छोड़ दो। अमर, वंश भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या सिया की खूबसूरती के आगे ये पैसा रुतबा ये सब मायने रखता है मेरे लिए, ऐसा आपको लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि जब से मैंने वंशिका बजाज की पार्टी में सिया के बारे में लोगों के मुंह से सुना तब से मैं सिया से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। वंश, वंशिका बजाज की पार्टी में तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर, ओहो वंश भैया, आपकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। आपको याद तो होगा ही वंशिका बजाज, जब आपने अपनी जगह मुझे वंशिका बजाज के पास भेजा था वो ट्रैकर लगाने के लिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझसे ट्रैकर वंशिका के फोन के अंदर लगाने के लिए कहा था, पर मैं जैसे ही वंशिका के साथ उस रूम में पहुंचा तो मेरी नजर वंशिका के सुंदर बदन पर पड़ी और मैंने कहीं देखा था कि ट्राइकर एक लड़की की बॉडी के अंदर भी डाला जा सकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और अपनी प्यास भी बुझाई जाए। वैसे भी वो वंशिका तड़प रही थी मेरे साथ सोने के लिए, मतलब वंशदेव ठाकुर के साथ सोने के लिए। सिया को अमर की बात सुनकर समझ में आता है कि वह सब वंशिका के साथ वंश ने नहीं अमर ने किया था। उसको अपनी गलती समझ में आती है कि सिया ने वंश को कितना गलत समझा और गुस्से में अपने मायके भी चली गई। हुआ कुछ ऐसा था कि जब वंश घर से निकला था वंशिका बजाज की पार्टी में जाने के लिए, तब उसे अर्जेंट दूसरा काम आ गया था जिस वजह से उसने अमर को वहां जाने के लिए कह दिया था। वंश लेफ्ट हैंड रघु को अमर के साथ भेजा था ताकि अमर कोई गड़बड़ी ना कर दे और खुद ऋषि के साथ दूसरी जगह चला गया था। कोष्टक, अमर, रघु के में अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दो। रघु, अमर, तुम सिर्फ वंश भैया के कपड़े पहने हुए हो, पर तुम सच में वंशदेव ठाकुर नहीं हो, तो अपने अपना हुक्म किसी और पर चलाना। रघु इतना कह के चला जाता है। अमर ने क्लब में ड्रिंक ली थी पर वंश दिन में ड्रिंक नहीं लेता, ये अमर और वंश में अंतर है।
अब आगे। वंश, जितने भी ठीक नहीं किया मार, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरा काम सही से करो, पर तुमने उस पर उसी का फायदा उठाया। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नीचे झुकता है और अपने शूज के पास से अपनी बंदूक निकालता है और अमर के सीने पर तान देता है। वंश बंदूक चला पाए उससे पहले ही अमर वंश की तरफ बंदूक करके बंदूक चला देता है। आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ढेर सारे कीजिए। और आप सबसे शिकायत है कि आप नहीं इसको को लाइक कर रहे हैं। अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। प्लीज लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।